नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर अमरदीप, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज बिरोड, झज्जर। आज हम एमए इतिहास के मिडीवल सेक्शन में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड चैलेंजेस टू इंडियन सोसाइटी के ऊपर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक को हमने दो भागों में बांटा है। पहले भाग में हम दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ किस तरह से राजनीति में परिवर्तन आए और साथ साथ शहरी व्यवस्था में क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। दूसरे भाग में हम भारतीय समाज की चुनौतियां यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ भारतीय समाज में किस प्रकार की चुनौतियां सामने आती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये दो जो तस्वीरें आपके सामने दिखाई पड़ रही हैं, मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक, ये दो वो व्यक्ति थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना के लिए प्रयास किए और ये लोग उसमें सफल भी हुए। 1206 में जिस प्रकार से हम देखते हैं कि तुर्कों ने उत्तरी भारत पर विजय यात्रा प्रारंभ की और इस विजय के बाद वो बंगाल तक अपना शासन फैलाते हैं और इस सारी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप भारत देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलते हैं और इस परिवर्तन ने भारतीय राजनीतिक और समाज के वर्षों से चले आ रहे परंपराओं के लिए कुछ चुनौतियां भी खड़ी की, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ साथ हमें राजनीति में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। बड़ा परिवर्तन ये था, अभी तक यानी कि हम बात करें हर्षवर्धन के पश्चात 647 ईस्वी के बाद से भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना होने लग जाती है, जिसे हम राइज ऑफ रीजनल पावर्स के नाम से भी जानते हैं। इस सारे प्रक्रिया को यानी हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात से लेकर 1206 का जो दौर रहता है उसमें अनेक क्षेत्रीय राजाओं का उदय होता है और जिस प्रकार से अंग्रेज भारत के बारे में बात करते थे कि भारत एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र है, उस विचार की शुरुआत हमें हर्षवर्धन के बाद की राजनीति में देखने को मिलती है। भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र की बात होती है कि अर्थ होता है कि हम यह मानते हैं कि भारत भौगोलिक रूप से तो एक क्षेत्र है, मगर भारत में वास्तव में राष्ट्रीयता के आधार पर वो भावना नहीं है जो एक भारत के अंदर होनी चाहिए। अर्थात बंगाल के लोगों के लिए बंगाल उनका अपना देश था, इधर राजपुताना के लिए राजपुताना उनका अपना देश था, इधर पंजाब के लिए पंजाब उनका अपना देश था। उनको राजपुताना या फिर बंगाल से कोई ज्यादा संबंध हमें देखने को नहीं मिलता है। यही कारण था कि ये छोटे छोटे राज्य, ये शक्तियां आपस में एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करती हैं, एक दूसरे के क्षेत्रों पर अधिकार करने का प्रयास करत रहती हैं। मगर जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है तो राजनीति अब केंद्रीकृत हो जाती है, क्योंकि सुल्तान के पास असीमित अधिकार थे। वो एक सिस्टम के द्वारा ही अपने अधिकारों को दूसरे अधिकारियों के अधीन करता था, अन्यथा हर प्रकार की गतिविधि में सुल्तान के विचार या सुल्तान का रवैया या सुल्तान के पास जो विचार है वो ही सबसे महत्वपूर्ण होता था, वो ही अंतिम होता था। सुल्तान से ऊपर कोई दूसरी सत्ता हमें यहाँ पर भारत के अंदर देखने को नहीं मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि छोटे छोटे राज्यों को समाप्त करके अब एक केंद्रीकृत सत्ता हमें देखने को प्राप्त होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी, जिस प्रकार से अब केंद्रीकृत राजनीति हमें देखने को मिलती है, मगर इससे पूर्व का जो
काल रहता है, जिसे हम पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। आजकल एक नई व्यवस्था चली हुई है कि हम प्राचीन काल और मध्यकाल के बीच का जो क्षेत्र था, यानी जिसे हम रफली 6वीं शताब्दी ईस्वी से मानते हैं, उसे हम अर्ली मिडीवल पीरियड कहते हैं, यानी पूर्व मध्यकाल कहते हैं। यानी उस काल में हमें मध्यकाल जैसी विशेषताएं देखने को मिलने शुरू हो जाती हैं। तो वो व्यवस्था हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। सामंतवाद एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी अर्ली मिडीवल पीरियड की। अर्ली मिडीवल पीरियड में हम सामंतवाद देखने को मिलता है। सामंतवाद के बारे में आप जानते होंगे कि सामंतवाद वो व्यवस्था थी जिसे राजा अपने अधिकार एक सामंत को देता है, यानी एक व्यक्ति को देता है जो अधिकारी है या फिर जागीरदार है। एक जमीन का टुकड़ा उसको दे दिएगा, जिस जमीन के टुकड़े से वह कर इकट्ठा करता है और उस कर से एक सेना की भर्ती करता है, यानी एक सैनिक शक्ति अपने पास रखता है और आवश्यकता अनुसार राजा को वो सैनिक सहायता उपलब्ध करवाता है। और जो कर अधिक इकट्ठा हो जाता है तो उस कर की राशि राजा के पास भेज देता है। मगर धीरे धीरे सामंतों की सत्ता मजबूत होती गई, राजा के अधिकार कम होते गए और सामंत एक तरह से पैतृक व्यवस्था बन जाती है, यानी उत्तराधिकार की व्यवस्था बन जाती है। यानी सामंत का बेटा सामंत फिर आगे ये व्यवस्था चलती जाती है, यानी वंशानुगत हो जाती है। जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, खासकर इल्तुतमिश या बलबन की बात करते हैं, दोनों ही सत्ता के केंद्रीकरण में यानी पूर्ण केंद्रीकरण में विश्वास रखते थे और दिल्ली सल्तनत की संपूर्ण शक्ति का आधार सेना थी। और अब सेना इकट्ठा करने के लिए एक नई व्यवस्था में देखने को मिलती है जिसे इक्ता कहा जाता है। इक्ता या फिर जागीर व्यवस्था, जिसको इक्ता प्रदान की जाती थी उसको इक्तादार बोलते थे। और उस इक्तादार के बारे में अब ये होता था कि वो पहली बात तो है सुल्तान के अधीन अमर्ज हो रही है। दूसरी बात यह थी कि सुल्तान के अधीन है तो सुल्तान ही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है उस इक्तादार के लिए, यानी वो इक्तादार को हटा भी सकता है। पहली बात यह भी है, इक्तादार को सैनिक सहायता भी देनी पड़ेगी सुल्तान को आवश्यकतानुसार। सबसे महत्वपूर्ण ये जो बात थी इक्तादार व्यवस्था की, ये ना तो वंशानुगत थी और ये ट्रांसफरेबल थी, यानी इक्ता किसी दूसरे व्यक्ति को भी दी जा सकता था और वंशानुगत नहीं। अब इसमें इक्तादार को करना क्या होता था कि एक कर वसूल करेगा और उस वसूल कर को अपना हिस्सा रख करके सुल्तान के पास भेजेगा। इस समय सुल्तानों ने पूरे राज्य को विभिन्न क्षेत्रों में बांट करके उन्हें इक्ता संस्था के द्वारा केंद्र से जोड़ दिया और उन्हें प्रमुख सेनापतियों को सौंप दिया जो राजा या फिर सुल्तान के सामने जवाबदेह होते थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना की राजनीति की अगर बात की जाए तो इक्ता की परिभाषा के बारे में निजाम उल मुल्क की पुस्तक सियासतनामा में यह परिभाषा दी गई है कि इक्ता राजस्व के हस्तांतरण से संबंधित संस्था थी जिससे सेना के अधिकारी अपनी सेना का व्यय निर्वाह करते थे और साथ साथ प्रांतों में कानून व्यवस्था भी बनाए रखते थे। तुर्कों की भारत विजय का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला, अब सैनिक व्यवस्था में अपूर्व या मूलभूत परिवर्तन हमें देखने को मिलता है जो इससे पहले भारतीय सैनिकों में नहीं देखने को मिलता है। अभी तक व्यवस्था ये थी कि किसी एक जाति या वर्ग के लोग ही सैनिक बन सकते थे, मगर तुर्कों की भारत विजय के पश्चात जो व्यक्ति योग्य था उसको सैनिक के रूप में भर्ती होने का अधिकार मिल गया। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पहले केवल क्षत्रिय ही सैनिक बनने के योग्य माने जाते थे, अब वो परिभाषा बदल जाती है और भर्ती के दरवाजे उन सारे प्रशिक्षित सैनिकों के लिए खुल गए जो लड़ाई में भाग ले सकते थे। यानी अब अगर आप
मजबूत हैं कद काठी से, या फिर वो चाहे आपकी जाति कुछ भी है, तो वो लोग धीरे धीरे, हालांकि व्यापक स्तर पर तो देखने को नहीं मिलता, मगर धीरे धीरे उनका भी सैनिक रूप में भर्ती होने की संभावनाएं बढ़ने लग जाती हैं। राजनीति के पश्चात जो दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, जिसकी चर्चा बार बार की जाती है, वो था शहरीकरण। दिल्ली सल्तनत के बारे में जब बात हुई तो पहली जो महत्वपूर्ण व्यवस्था हमें देखने को मिलती है वो थी आवागमन के साधनों में वृद्धि होती है। मुद्रा व्यवस्था जो चांदी के टके और तांबे के दिरहम पर आधारित थी, अब मजबूत होती है। इससे पहले का जो काल था, यानी जो अर्ली मिडीवल पीरियड था या पूरा मध्यकाल था, वहां पर सामंतवाद की व्यवस्था मजबूत होने की वजह से सिक्कों का प्रचलन कम था। मगर जैसे ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, सिक्कों का प्रचलन बढ़ जाता है, और सिक्कों का प्रचलन बढ़ने से व्यापार में मजबूती भी आती है, और इसी कारण से व्यापार में मजबूती आती है तो व्यापार में वृद्धि भी होती है। और जब व्यापार बढ़ेंगे तो नगरों में रहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी, यानी नंबर ऑफ सिटीज भी इंक्रीज होंगे। सामंतवाद में हमें गांवों की व्यवस्था देखने को मिलती है, एक आत्मनिर्भर व्यवस्था देखने को मिलती है जो गांव की तरफ बढ़ावा देती है। आपस में एक दूसरे गांव का कांटेक्ट नहीं हो पाता है, मगर जब शहरों की बात हम करते हैं तो व्यापार भी हमारे सामने देखने को मिलता है, और जब व्यापार आएगा तो शहरों की संख्या भी बढ़ेगी, और शहरों की संख्या बढ़ेगी तो व्यापार भी बढ़ेगा। यानी दोनों एक तरह से म्यूचुअल, वो कह सकते हैं कि रिलेशनशिप था दोनों में, व्यापार और नगरों में। और यही कारण था कि इब्न बतूता दिल्ली को पूर्वी इस्लामिक दुनिया का सबसे बड़ा शहर बताता है उस समय का। दिल्ली सल्तनत के केंद्रीकरण ने उत्तरी और दक्षिण के व्यापार विकास को मजबूती प्रदान की। उस समय के जो प्रमुख बड़े शहर थे, जिनमें लाहौर था, मुल्तान, कड़ा, लखनौती, अनिलवाड़ा, कैम्बे उस समय के प्रसिद्ध शहर थे। अब जब शहरों की स्थापना होती है तो एक नई प्रक्रिया भी हमें देखने को मिलती है। वो नई प्रक्रिया थी, तुर्कों ने कुछ नए दस्तकारों के कार्य आरंभ किए, जिसमें कागज का निर्माण भी शामिल था। हम सभी जानते हैं कि कागज का निर्माण कार्य चीन ने 2री शताब्दी में आरंभ किया, और जिसकी जानकारी अरब वासियों को 5वीं शताब्दी में हुई, और अरब वासियों के द्वारा ही कागज का प्रयोग भारत होते हुए फिर यूरोप पहुंचता है। और जब 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण काल आता है यूरोप के इतिहास में, तो कागज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए निभा पाता है कि कागज सस्ता होने के कारण अब, और साथ साथ प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद, अब ज्ञान को लंबे समय तक संजोए रख सकते हैं, और उस ज्ञान को सस्ता भी किया जाता है। क्योंकि पहले एक पांडुलिपि या हस्तलिपि बनाने में समय लगता था, और समय लगने के कारण उस हस्तलिपि या फिर पांडुलिपि की कीमत बढ़ जाती थी। अब वो कीमत कम होने लगी, तो कागज ने एक बड़ा, यानी एक हम ये कह सकते हैं कि बड़ा प्रभाव यूरोपीय संस्कृति में देखने को मिलता है। वैसा ही प्रभाव उससे पहले भारत में भी देखने को मिलता है, और एक तरह से ये एक नए प्रकार की विज्ञान या तकनीक की शुरुआत भारत में तुर्कों द्वारा की जाती है। इसके साथ साथ वस्त्र उद्योग में भी काफी बदलाव हमें देखने को मिलता है। चरखा और धुनकी जैसे 2 आविष्कार भी इस समय तुर्कों द्वारा भारत में किए गए। अब धुनकी से रुई शीघ्र और अच्छी और तेज गति से निकाली जा सकती है, यानी बिनौले और रुई को अलग तेज गति से हम अलग अलग कर सकते हैं धुनकी की सहायता से। इससे अधिक मात्रा में कपास यानी रुई हमारे पास इकट्ठी हुई, जिससे वस्त्र उद्योग में फायदा मिला। ये वैसी ही सिचुएशन है जब यूरोप में, या खासकर हम इंग्लैंड की बात करते हैं औद्योगिक क्रांति के समय में, जब वहां पर रुई से अलग करने के लिए नई मशीनों का प्रयोग होता है, और उन मशीनों से ही आगे चलकर औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण
गति मिलती है। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य था इसमें का, जो भारतीय दस्तकारों द्वारा दिखाई पड़ता है वो था हस्तकौशल। भारत उत्तम श्रेणी के वस्त्र, शीशे का सामान और घोड़े पश्चिम एशिया से प्राप्त करता था, जिनके ऊपर हमें खासकर वस्त्रों पे कारीगरी देखने को बहुत मिलती है। शहरीकरण के अगर दूसरे दौर में अगर हम बात करें या इसी समय की बात करें, तो भारत का स्थल और जल मार्ग से होने वाला विदेशी व्यापार भी एक अंतरराष्ट्रीय उद्योग था। उद्योग इसलिए था कि भारत के पास उसमें बड़े बड़े जलयान वगैरह थे, जिनके माध्यम से उद्योग यानी वो इंडस्ट्री के रूप में कर लेता है। और विदेशी व्यापार में भारतीय व्यापारियों ने तमिल, गुजराती, हिंदू, मुस्लिम या मारवाड़ी आदि शामिल थे, जबकि स्थानीय व्यापार में मुल्तानी, खुरासनियों या फिर जिसमें हिंदू, अफगान, ईरानी शामिल थे। यानी एक तरह से पूरी प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है व्यापार में। और व्यापार अगर बढ़ता है तो उसका सीधा सा रिजल्ट हमें शहरों के रूप में देखने को मिलता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना से यातायात और संचार के अच्छे प्रबंध स्थापित होते हैं, जिसके कारण डाकुओं और अनेक बंटमारों का खतरा भी हो जाता है, मगर उससे सुरक्षा भी प्राप्त करने के लिए बहुत सी सरायों का निर्माण भी हो जाता है। अब डाकुओं का या फिर उनका डर भी कम हो जाता है, क्योंकि अब घटनास्थल तक बड़ी तेजी से लोग या फिर सैनिक पहुंच सकते थे। सड़कों का निर्माण से देश के भिन्न भिन्न शहरों को एक साथ दूसरे साथ की जोड़ा जाता है। राजस्व को नकदी में वसूल करने की परंपरा ने भी शहरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। उपरोक्त तत्वों के आधार पर हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना ने भारत में शहरीकरण का कार्य आरंभ किया। इसके बाद एक विवाद सामने आता है। विवाद यह है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात भारत में विध्वंस हुआ या फिर इसके कुछ प्रभावशाली या फिर इसके कुछ प्रगतिवादी परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद हबीब ने इसे शहरी क्रांति के नाम से वर्णित किया है। उसके अनुसार पुराने राजपूत दौर के जो जात पात के आधारित शहरों के दरवाजे अब उच्च, निम्न, मजदूर, दस्तार, हिंदू, मुस्लिम, चंडाल, ब्राह्मण सब के लिए खुल जाते हैं, जो पहले से बंद थे। तुर्क हुकूमत ने जात पात को सामाजिक विभाजन का आधार मानने से इनकार कर दिया, जिसके कारण मजदूर, दस्तकार, निम्न जाति के लोग नए शहरों के निर्माण में एक दूसरे से हाथ मिलाने लग जाते हैं। ललन जी गोपाल और के.एस. लाल जैसे इतिहासकार कहते हैं कि उत्तर भारत में तुर्कों का आगमन एक ऐसी घटना थी जिससे भारतीय भौतिक रूप से और मानविक रूप से विनाश और उन्मूलन की प्रक्रिया प्रारंभ की। यानी ये लोग ललन जी गोपाल और के.एस. लाल मानते हैं कि भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना से भारत का विनाश की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। मगर इससे एक अलग धारणा हमें मोहम्मद हबीब जैसे इतिहासकारों द्वारा देखने को मिलती है। उनका कहना है कि मध्यकालीन इस्लामी सभ्यता के अंतर्गत युद्धों में भारी विनाश तो हुआ है, इसमें कोई समस्या नहीं है, ये कोई विवाद नहीं है। फिर भी दिल्ली सल्तनत कालीन शासन प्रणाली अपने पूर्ववर्ती शासन प्रणाली से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न थी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पूर्व मध्यकाल के दौरान जिस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, उससे एक बेहतर शासन व्यवस्था हमें मध्यकालीन सल्तनत काल के दौरान देखने को मिलती है। और उसने एक ऐसी सामाजिक शक्तियों को जन्म दिया जिसने पहले की तुलना में काफी बेहतर आर्थिक व्यवस्था का निर्माण किया। सामाजिक शक्तियों के बारे में हम जो अगला हमारा टॉपिक है उस पर बात करेंगे विस्तार से।
मोहम्मद हबीब ये भी कहते हैं कि इन परिवर्तनों को शहरों के फैलाव और कृषि संबंधों के एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में भी देखा जा सकता है। मोहम्मद हबीब मानते हैं कि ये जो परिवर्तन थे ये इतने आधारभूत थे, इतने स्ट्रक्चरल थे कि उन्हें शहरी क्रांति या ग्रामीण क्रांति के नाम से दिया जा सकता है। यानी अब शहरी क्रांति या फिर ग्रामीण क्रांति अलग अलग व्यवस्था में हमें दोनों जगह पर यानी ग्रामों में और शहरों में एक हमें गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। इरफान हबीब एक हद तक तो शहरी क्रांति या ग्रामीण क्रांति के संदर्भ में मोहम्मद हबीब के से विचार से सहमत होते हैं, परंतु एक सीमा तक उनका मतभेद भी है इससे। इरफान हबीब कहते हैं कि इस दिल्ली सल्तनत काल में कई कारणों से शहरी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। ये कारण थे शहरों की संख्या में वृद्धि, दस्तकारी सामान के विकास में उल्लेखनीय विस्तार, प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अनेक परिवर्तन और इसी के अनुरूप व्यापार और वाणिज्य का विस्तार। प्रोफेसर इरफान हबीब के अनुसार विदेश से विभिन्न प्रकार की दस्तकारियां और व्यापारियों का भारी संख्या में अप्रवासन जो अपने साथ नई प्रकार की शिल्प तकनीकें लेकर भारत में आए, और इनके साथ साथ दास प्रथा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इस शहरीकरण की प्रक्रिया में। प्राचीन काल में हम देखते हैं कि भारत में भी दास प्रथा थी, मगर उन दासों को एक सीमा तक घरेलू कार्यों में ही लिप्त रखा जाता था, यानी संलिप्त रखा जाता था। केवल घरेलू कार्य यानी दास यानी कृषि कार्य जैसे कार्यों में ही उनको लगाया जाता था। उनसे किसी भी प्रकार की प्रशासनिक या सैनिक सहायता की उम्मीद प्राचीन काल में हमें देखने को नहीं मिलती है, और न ही हमें फिर कोई ऐसा उदाहरण हमें इस तरह का देखने को मिलता है जैसा कि हमें दिल्ली सल्तनत में देखने को मिला। यहाँ पर दास प्रथा एक विनीत और प्रशिक्षण योग्य सैनिकों की आपूर्ति का साधन बनती है तथा एकता व्यवस्था की स्थापना से कृषि अधिशेष का बड़ा हिस्सा शहरों में खपत के लिए हस्तगत कर लिया जाता था। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि अगर शहरों की स्थापना होती है तो उसमें विदेशों से नई जो दस्तकारियां आई, व्यापारियों द्वारा नए नए प्रकार के शिल्प भारत में लाए गए, और दास प्रथा से विनीत यानी सेवा भाव से परिपूर्ण प्रशिक्षित योग्य सैनिकों की आपूर्ति भी हो पाती है। और इसके साथ साथ एकता व्यवस्था की स्थापना से कृषि का जो अधिशेष था यानी एक्स्ट्रा जो उपज थी वो भी उसका बड़ा हिस्सा अब शहरों में जाता है, जिससे विकास शहरों का हो पाता है। इरफान हबीब कहते हैं कि व्यापक स्तर पर अधिकारों के इस विनियोजन ने दिल्ली सल्तनत के आर्थिक आधार को कमजोर कर दिया, क्योंकि इससे अमीर वर्ग के बराबर शहरी महाजनों का ऋण पर निर्भर होना पड़ता था। ये एक दूसरी महत्वपूर्ण बात है जिसमें वो कहते हैं कि भाई अब आर्थिक रूप से जो कुलीन वर्ग था अब वो महाजनों की तरफ भी जाता है लोन लेने के लिए या फिर अपनी गतिविधियां चलाने के लिए, और एक तरह से हमें वो आर्थिक व्यवस्था देखने को मिलती है जो आज हमें आधुनिक काल में भी देखने को मिलती है। यानी बहुत सारे मनी लेंडर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे आज बहुत सारे लोग हैं जो ब्याज पर पैसा देते हैं, और अगर पैसा सर्कुलेशन में रहता है तो उसका फिर हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। बहरहाल इरफान हबीब मोहम्मद हबीब के इस विचारधारा से सहमत रहे हैं कि शहरीकरण की दिशा में जो प्रगति हुई और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय राजाओं महाराजाओं शक्ति में जो कमी आई वह समाज के किसी विशेष वर्ग के मुक्ति का परिणाम थी। यानी इसके बारे में हम विस्तार से बात अगले चैप्टर में करेंगे। यानी विशेष वर्ग की मुक्ति की बात अगर की जाती है तो उसमें एक तरह से जो उस समय का निम्न वर्ग था अब वो बहुत बड़ी संख्या में इस्लाम की तरफ जाता है और इस्लाम के अनुसार नए दस्तकारों के रूप में भी उभरते हैं। बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि इस शहरी क्रांति में भी किसानों का शोषण जारी रहता है, मगर कुछ परिवर्तन आता है।
किसानों को भूमि पर अधिकार न दिए जाने से कुछ लोग इस प्रणाली को सामंतवादी भी कहते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग इसे सत्ता के केंद्रीकरण को पूर्वी निरंकुशता के नाम भी देते हैं। किंतु नकदी अभिबंध, शहरों तथा वाणिज्य व्यापार की संवर्धी इस ऊपरी दिखावट को झूठा सिद्ध करते हैं, और वास्तव में शहरी उत्पादन की भारी मात्रा में इस प्रणाली की प्रमुख विशेषता बन जाती है। इसके साथ अगर निष्कर्ष रूप में बात की जाती है, या फिर इससे पहले अगर हम बात करें कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना से राजनीति में परिवर्तन आता है और परिणाम स्वरूप शहरों में भी परिवर्तन आता है, और हमें भारत का तीसरा शहरीकरण का दौर देखने को मिलता है। और इस तीसरे शहरीकरण में एक महत्वपूर्ण जो बात थी वह बात यह थी कि एक लंबे दौर के बाद आता है। यानी पहला भारत का शहरीकरण हम सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा संस्कृति से मानते हैं। दूसरा शहरीकरण का दौर हम 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजन पदों के मानते हैं, और 16 महाजन पदों से लेकर के बीच का जो काल रहता है यानी 600 और 1800 सालों के बाद अगला जो शहरीकरण का दौर आया वो दिल्ली सल्तनत के दौरान आता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बदलाव हमें इस समय देखने को मिलते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि तुर्कों द्वारा जो शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी वो पूर्व काल से बेहतर स्थापना थी। सामंतवाद की जगह नई प्रणाली यानी एकता की शुरुआत की जाती है, जो पहले के प्रशासन के दृष्टिकोण से एक अच्छी प्रणाली मानी जाती है। भारत में तीसरे शहरीकरण का दौर का श्रेय जिसके बारे में अभी हम बात करें तो सल्तनत काल को ही जाता है, और आर्थिक व्यवस्था में बदलाव, नए शिल्पों का उदय, चरखा और धुनकी से वस्त्र उत्पादन में विकास और नई तकनीक यानी कागज इत्यादि का इस्तेमाल इस काल को एक महत्वपूर्ण काल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस लेक्चर के बाद आप निम्न प्रश्नों का उत्तर बेहतर तरीके से दे सकते हैं, जिसमें जैसे तुर्क शासन प्रणाली पूर्व काल से किस प्रकार बेहतर थी। तो इसमें आप बात करेंगे कि मुख्य रूप से कि राजनीति कैसे थी, यानी हर्षवर्धन के पश्चात किस तरह से छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है, क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है, जिसे हम क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के नाम से जानते हैं। एक तरह से भारत में भौगोलिक अभिव्यक्ति जो अंग्रेज कहते हैं बाद में आकर 18वीं 19वीं शताब्दी में आकर वो प्रक्रिया शुरू होती है। उस प्रक्रिया में सामंतवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में अस्तित्व में आता है। और जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत के दौरान एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली हमें देखने को मिलती है। जो सुल्तान थे उनके पास असीमित अधिकार थे, और किस प्रकार से वो लोग एक नई संस्था का इजाद करते हैं जिसे एकता के नाम से जाना जाता है। एकता के द्वारा वो शासन प्रणाली को भी ध्यान रखते हैं यानी कंट्रोल करते हैं, और अपनी सैन्य शक्ति को भी बढ़ाते हैं। दूसरा प्रश्न जो हमें आता है कि भारत में तीसरे नगरीकरण के दौर पर प्रकाश डालें। तीसरे नगरीकरण के दौर की अगर बात की जाती है तो जिस प्रकार से हम पूर्व मध्यकाल में बात करते हैं कि सामंतवाद की वजह से व्यापार में गिरावट आती है, और केंद्रीय शक्ति न होने से व्यापार भी कमजोर पड़ता है, जिससे नगरों का पतन भी होना शुरू हो जाता है। मगर दिल्ली सल्तनत की स्थापना से केंद्रीकृत शासन प्रणाली के अधीन यातायात के साधनों का विकास होता है, नए शिल्प आते हैं सामने, अनेक विदेशों से व्यापारी भारत में आते हैं, भारत के साथ दूसरे देशों का व्यापार भी बढ़ता है, और इन व्यापार बढ़ने से हमें अनेक प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और उन परिवर्तनों में एक सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था नगरीकरण का दौर, यानी नए व्यापार या नए शिल्प के द्वारा नगरीकरण का प्रवेश अब भारत में 1800 सालों के बाद हो पा रहा है, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी। तीसरे प्रश्न के रूप में यानी
किस प्रकार से भारतीयों के आर्थिक जीवन में या फिर किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत की स्थापना ने भारत के आर्थिक जीवन को प्रभावित किया। इसके बारे में हम बात ही कर सकते हैं कि केंद्रीकृत राजनीति, एकता व्यवस्था की बस के साथ कृषि पर कर भी लगाए गए और उनसे अतिरिक्त आय भी पैदा होती है। उस अतिरिक्त आय के द्वारा हम भारत के जीवन को आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बदलाव देखते हैं। यानी अभी तक कृषि आय का तो साधन थी, मगर उसको एकता व्यवस्था के अनुसार उस तरह से एक अतिरिक्त आय का साधन नहीं बनाया गया था जैसा तुर्क शासक बनाते हैं। और इसके साथ साथ चरखा और धुनकी से एक वस्त्र उत्पादन में भी हमें बदलाव देखने को मिलता है। इसके साथ साथ नए शिल्प हमारे सामने आते हैं जिसमें रंगरेज थे, यानी बहुत प्रकार के नए प्रकार के शिल्प हमें देखने को मिलते हैं। तो इन तमाम कारणों का वर्णन करते हुए हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि किस प्रकार तुर्क शासन ने भारत के आर्थिक जीवन को प्रभावित किया। इन्हीं बातों के साथ मैं इस लेक्चर का अंत करता हूं और आप सभी का बहुत बहुत